नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्या सीखें, कितना सीखें, कैसे सीखें, यानी व्हाट शुड वी लर्न, हाउ मच टू लर्न, हाउ टू लर्न। मैं हूँ पीके खुराना। मैं एक होलिस्टिक सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूँ, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूँ कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूँ कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। आज की डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है, और यह सही अर्थों में पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा सबक है। यहाँ मैं आपके लाभ के लिए एक बात और कहना चाह रहा हूँ। आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी सुन सकें, या आप मेरे YouTube चैनल दी हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसकी रिकॉर्डिंग देख सकती हैं। अपना एक निवेदन मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि इस लाइव सेशन में मैं आपके कमेंट्स देखता ज़रूर हूँ, पर मैं खुद उन पर उसी वक्त टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आधे घंटे के इस सेशन में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सकूं। सेशन ख़त्म हो जाने के बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग देखता हूं और आपके सुझावों के अनुसार अगले एपिसोड का टॉपिक तय करता हूं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके सुझाव पर अमल करके मैंने अगले एपिसोड तैयार किए हैं। इसलिए कमेंट्स कीजिए, सुझाव दीजिए। यह पक्का है कि मैं उन पर ध्यान ज़रूर देता हूं। इसलिए अपने सुझाव और कमेंट्स देना जारी रखिए। अपने सुझावों के लिए मेरा मोबाइल नंबर 6284696674 और मेल आईडी mail@pkk.guru। ध्यान रखिएगा, इसमें लास्ट में कॉम या इन या org नहीं है। ये नए तरीके की मेल आईडी है जिसमें लास्ट में डॉट के बाद गुरु है। तो मेल आईडी है mail@pkk.guru। नोट कर लीजिए। इससे पहले कि आप मेरा नंबर या ईमेल आईडी भूल जाएं, इसे अपने पास सेव कर लें। किसी कारण से तुरंत सेव न भी हो सके तो रिकॉर्डिंग दोबारा सुनकर नंबर और मेल आईडी सेव कर लीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर का आज का टॉपिक, क्या सीखें, कितना सीखें, कैसे सीखें, यानी व्हाट शुड वी लर्न, हाउ मच टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। अभी कल ही हमने टीचर्स डे मनाया है। अपने लगभग हर सेशन में मैं बार बार दोहराता आया हूँ कि स्त्री के सहयोग और मार्गदर्शन के बिना कोई विरला ही पुरुष ज़्यादा आगे बढ़ पाता है, वरना हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी स्त्री का ज्ञान और कुर्बानी होते हैं। माँ के रूप में और धर्मपत्नी के रूप में आपका वो योगदान, वो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। जो पुरुष इसे समझ लेते हैं ज़्यादा सफल होते हैं, जो नहीं समझते जीवन भर रगड़े खाते रहते हैं। स्कूल कॉलेज जो सिखा रहे हैं वो रोज़गार की शिक्षा है, नौकरी मिल जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाएं, अच्छी इनकम हो जाए, पर आप जो सिखा सकती हैं उसका संबंध ऐसे जीवन से है जिसमें स्वास्थ्य है, सम्मान है, सफलता है और खुशियां हैं। इसलिए इस फ़र्क पर ध्यान दीजिए कि खुद आपको क्या सीखना है और आगे क्या सिखाना है। मार्क ट्वेन नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ने एक बार कहा था, आई हैव नेवर लेट माई स्कूलिंग इंटरफियर विद माई एजुकेशन। मार्क ट्वेन के इन शब्दों का भावार्थ यह है कि उन्होंने कभी भी स्कूल से मिली शिक्षा को जीवन के वास्तविक अनुभवों पर हावी नहीं होने दिया। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि स्कूल कॉलेज की शिक्षा बेकार है या नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब यह अवश्य है कि एक सफल
और खुशहाल जीवन जीने के लिए महज स्कूल कॉलेज की शिक्षा काफ़ी नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि स्कूल कॉलेज की शिक्षा के अलावा और क्या सीखें और कैसे सीखें। अपने मूल विषय पर आने से पहले मैं आपके ध्यान में एक छोटी सी बात और लाना चाहूँ। मान लीजिए आपके सामने 3 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक सीए है, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा वकील है और तीसरा डॉक्टर। तो जो पढ़ाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने की है वो बाकी दोनों यानी वकील और डॉक्टर ने नहीं की। इसी तरह जो ज्ञान वकील के पास है वो न तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है और न ही डॉक्टर के पास, और जो ज्ञान डॉक्टर के पास है वो वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी नहीं है। अब यह समझिए कि संसार में जितना ज्ञान उपलब्ध है, जितनी नॉलेज अवेलेबल है, हम में से किसी के पास उसका 1% ज्ञान भी नहीं है। 1% की तो बात छोड़ दीजिए, हम में से किसी के पास संसार के कुल टोटल ज्ञान के 10 करोड़वें हिस्से का भी 10 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। फिर से समझिए, अगर संसार के कुल ज्ञान के 10 करोड़ हिस्से कर दिए जाएं, फिर जो एक हिस्सा बने उसके भी 10 करोड़ हिस्से कर दिए जाएं, तो उतना ज्ञान भी किसी भी एक आदमी के पास नहीं है। अब अगर संसार के टोटल ज्ञान के 10 करोड़वें हिस्से के 10 करोड़वें हिस्से के बराबर भी ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो यह कैसे तय होगा कि स्कूल कॉलेज का कौन सा ज्ञान हमारे लिए प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। यानी जीवन में सफल होने के लिए स्कूल कॉलेज का ज्ञान हो या न हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क, मैं यह तो नहीं कहता कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आदमी समझदार हो, सयाना हो, तो स्कूल कॉलेज की शिक्षा के बिना भी जीवन में आगे बढ़ सकता है। गूगल विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, पर यह सिर्फ सर्च इंजन ही नहीं है, यह एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, बहुत बड़ी संस्था है। दुनिया भर में गूगल के हज़ारों एम्प्लॉई हैं और उनमें से 11% ऐसे हैं जो कभी भी कॉलेज नहीं गए। सोचिए, गूगल में काम करने वाले 11% लोग कितनी बड़ी संख्या होगी, और इतने सारे लोग जो कभी कॉलेज नहीं गए गूगल की सफलता में योगदान दे रहे हैं। गूगल इतनी बड़ी संस्था है कि दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जिनका बजट गूगल के बजट से कम है। यानी गूगल इतनी बड़ी संस्था है कि बहुत से देश गूगल से बहुत छोटे हैं। यही नहीं, अगर हम संसार की 100 सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर हाउस की सूची बनाएं, आर्थिक शक्तियों की सूची बनाएं, तो उनमें से पहले 63 स्थानों पर अमेरिका, जापान, चीन, रूस, फ्रांस जैसे देश आते हैं। और उसके बाद 37 प्लेसेस पर, 37 पायदानों पर पेप्सिको, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां आती हैं। यानी ये कंपनियां बहुत सारे देशों से भी बड़ी हैं। और मुद्दे की बात यह है कि ऐसी बहुत सी विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के संस्थापक, फाउंडर, मालिक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। यानी उन्होंने कॉलेज की अपनी शिक्षा पूरी नहीं की, लेकिन अपनी टैलेंट के कारण वो इतने बड़े बन गए कि सरकारें उनके सामने पानी भरती हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि डॉक्टर, वकील और सीए के पास अलग अलग किस्म का ज्ञान है, और जो ज्ञान उनके पास नहीं है उसके बिना भी वो सफल हैं। और आगे बढ़ें तो देखेंगे कि बहुत से खिलाड़ी जो बहुत प्रसिद्ध हैं, सफल हैं, पैसे वाले हैं, कभी कॉलेज नहीं गए। बहुत से गायक और संगीतकार कभी कॉलेज नहीं गए। तो समझने वाली बात यह है कि किताबी ज्ञान के बिना भी आदमी सफल हो सकता है, और किताबी ज्ञान रखने वाला आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो तो भी हो सकता है कि वो असफल हो जाए, वो घोंचू रह जाए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आप बच्चों को पढ़ने लिखने से रोकें या इस बात की परवाह ही ना करें कि वह पढ़ लिख क्यों नहीं रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक पेरेंट के रूप में आपको अपने दिल में ये समझ होनी चाहिए कि पढ़ाई लिखाई जीवन में सफलता का पासपोर्ट नहीं है। अतः
यदि बिल्कुल ही ऐसा है कि बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा है तो डिप्रेस ना हो, उसे डांटे फटकारे नहीं, बल्कि यह देखने की कोशिश करें कि बच्चे की प्रतिभा किस फील्ड में, उसका टैलेंट किस फील्ड में, और बच्चे को वैसी ट्रेनिंग दिलवाएं। खुद ही सोचिए कि अगर लता मंगेशकर या सचिन तेंदुलकर को डंडे मार मार कर पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता तो आज वो कहाँ होते। तो अब आते हैं मतलब की बात पे। एक छोटी बच्ची और उसके पिता जंगल में से गुजर रहे थे। रास्ते में एक जगह पेड़ की एक बहुत मोटी टहनी गिरी पड़ी थी, जिसके कारण रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। आगे बढ़ने के लिए उस टहनी को हटाना ज़रूरी था। बच्ची ने क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता से अपने पापा से पूछा, पिताजी क्या मैं यह कोशिश करूं तो इस टहनी को हटा सकती हूं? पिता ने बड़े प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम अपनी सारी ताकत लगाओ तो तुम इस टहनी को हर हालत में हटा लोगी। पिता के एश्योरेंस के कारण बच्ची में उत्साह जागा और उसने उस टहनी को हटाने की कोशिश शुरू कर दी। हर तरीके से कोशिश की, हर संभव तरीका अपनाया, पर वो बहुत छोटी बच्ची थी और इतनी ताकतवर नहीं थी कि टहनी उठाना तो दूर, वो उसे हिला भी सके। बहुत कोशिश करने के बाद जब वह टहनी को नहीं हटा पाई तो उसने थोड़ा डिसअपॉइंट होकर के अपने पापा को कहा, पिताजी मैंने टहनी हटाने की पूरी कोशिश कर ली पर यह तो हिल भी नहीं रही, मैं हटाऊंगी कैसे? इस पर पिता ने कहा, बिटिया अपनी पूरी ताकत लगाओ, पूरी, तुम अवश्य सफल हो जाओगी। बच्ची ने फिर से प्रयत्न किया, टहनी को हर तरफ से उठाने या हटाने या हिलाने की कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकी। कुछ रुककर उसने फिर से कोशिश की, फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। आखिरकार उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे नहीं लगता कि मैं इस टहनी को हटा सकती हूँ, मैंने हर चंद कोशिश कर ली, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन इसे नहीं हटा पा रही। तब उसके पिताजी ने दुलार से उसको कहा, बेटा याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपनी पूरी ताकत लगाओगी तो टहनी को हर हालत में हिला लोगी, पर तुमने तो अपनी पूरी ताकत लगाई ही नहीं। टहनी हटाते समय तुमने एक बार भी मुझसे हेल्प नहीं मांगी। मैं तुम्हारा फादर हूँ ना, मेरी ताकत भी तो तुम्हारी ताकत में शामिल है, पर तुमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया और अकेले ही टहनी हटाने की कोशिश करती रही। तो याद रखिए, हमारी ताकत स्वतंत्रता में नहीं है, इंडिपेंडेंस में नहीं है, एक दूसरे पर निर्भरता में है। ज़माना इंडिपेंडेंस का नहीं, को डिपेंडेंस का है। किसी भी एक व्यक्ति के पास सारी ताकतें, सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज, सारी सहन शक्ति और सारी कैपेबिलिटी नहीं हो सकती। कोई भी अकेला आदमी सारे काम खुद नहीं निपटा सकता। सहारे के लिए अथवा सहायता के लिए कहना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता की निशानी है। परिवार से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, सहकर्मियों से और यहाँ तक कि समाज से सहायता मांगना विवेक की निशानी है, और समय आने पर दूसरे लोगों की सहायता करना भी हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। समाज ऐसे ही चलता है। तो ये है पहला सबक जो हमें सीखना चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। याद रखिए, इंडिपेंडेंस नहीं, को डिपेंडेंस। आइए अब आगे चलते हैं। जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी होते हैं। हम अगर जंगल के इन पशु पक्षियों के उदाहरण से कुछ सीखें तो बहुत कुछ नया सीख सकते हैं और अपने व्यवहार में ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जो हमारी सोच को बदल दे, हमारी ज़िंदगी को सफल बना दे। हिरण की स्पीड लगभग 90 किलोमीटर पर आवर होती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेर की स्पीड लगभग 55 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन स्पीड कम होने के बावजूद शेर हिरण का शिकार कर लेता है। क्यों होता है ऐसा? हिरण को मालूम है कि वह शेर से कमज़ोर है और अगर एक बार शेर की पकड़ में आ गया तो जान गंवा बैठेगा। हिरण दौड़ते वक्त अक्सर पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहता है कि शेर कहाँ है, कितना नज़दीक आ गया, कितना डिस्टेंस बाकी है। इस उधेड़ बुन में उसकी अपनी स्पीड कम हो जाती है और शेर थोड़ा और पास आ जाता है।
अब शेर को पास आता देखकर हिरण का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और कम हो जाता है, उससे स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। आत्मविश्वास कम था इसलिए स्पीड कम हुई, स्पीड कम हुई तो आत्मविश्वास और भी कम हो गया। तो जैसे ही हिरण की स्पीड कम हुई, शेर ने छलांग लगाई और हिरण का शिकार कर लिया। यहाँ दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। नंबर एक, हिरण डरा हुआ है इसलिए अपनी कमजोरी पर फोकस कर रहा है, और कमजोरी पर फोकस करने के कारण हिरण जान गंवा बैठता है। वही हिरण अगर अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करता, अपनी इस खूबी पर गौर करता कि उसकी स्पीड शेर की स्पीड से बहुत ज़्यादा है और सिर्फ तेज दौड़ता रहता, तो शेर उसके नज़दीक भी नहीं फटक पाता और उसकी जान को कोई खतरा ना होता। तो दूसरा सबक है कि हम अपनी कमज़ोरियों पर काम करें लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट का फ़ायदा उठाएं, उसे लेवरेज करें। खेल में, व्यापार में, रिश्तों में, यानी जीवन के हर फील्ड में इस मंत्र का लाभ उठाइए। अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए, उसे लेवरेज कीजिए, उसका लाभ उठाइए और सफलता का आनंद लीजिए। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। छोटे बालक की भावनाएं कोमल होती हैं, दुनिया की बुराइयों तक उसकी नज़र नहीं पहुंचती और इसलिए अपने अज्ञान में वह सेफ रहता है। उसके लिए इग्नोरेंस इज़ ब्लिस की कहावत पूरी तरह से सच होती है। दूसरी ओर एक मैच्योर आदमी संसार की उन बुराइयों को देखता है, उनका एहसास करता है, लेकिन वो अपने आप को कठोर बना चुका है, एक्सपीरियंस मिल चुका है, इसलिए वह संसार के उतार चढ़ाव को, दुख दर्द को, यहाँ तक के अपमान को भी, ह्यूमिलिएशन को भी सहज भाव से कई बार पचा लेता है। असली मुसीबत और करुणाजनक हालत उस नौजवान की है जो अभी अभी किशोर हुआ है, टीनेज हुआ है और उसे कुछ कुछ समझ आने लगा है। संसार के भेदभाव और दुनिया के दुखों तक उसकी निगाह पहुंचने लगी है, लेकिन उसकी भावनाएं, इमोशंस पहले जैसी कोमल हैं। शरीर से वह बड़ा हो गया है पर मन से वो बच्चा है। टीनेजर इसीलिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। कच्ची भावनाओं से भरा जीवन अगर किसी कारण से अचानक दुखों से लद जाए तो वह उस भार को सहन नहीं कर पाता है। किसी की कही हुई छोटी सी बात भी उसे घंटों तक सालती रहेगी। अब मान लीजिए कि घर पर अचानक दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी माँ सबको बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, लेकिन घर का मुखिया अपना दुख अपने भीतर ही छुपाकर दूसरों को हौसला देता है और वह छोटा अबोध बच्चा हमेशा की तरह खेलता है, खाता पीता है, सोता है। उसे नहीं पता कि पापा ने उसे जो कहा है कि दूसरे गांव गई है माँ, वो अब कभी लौटकर नहीं आएगी। उसकी मीठी आवाज़ वह कभी नहीं सुन पाएगा, उसके शरीर पर उसका स्पर्श कभी नहीं होगा। पर दूसरी ओर जो घर का बड़ा लड़का, जो टीनेजर है, वो इस दुख को समझ तो सकता है पर उसको सहने और काबू पाने की ताकत अभी उसमें डेवलप नहीं हुई है। कामकाज में डूबकर मन को दूसरी ओर लगाकर दुख भुलाने की आर्ट से वो अभी वाकिफ नहीं हो पाया। जानता भी हो तो वो मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं है। तो समय बीतने के साथ दुख कम हो जाता है, इसकी जानकारी भी उसको नहीं है। इसलिए कोई उससे यह सब कहे भी तो वह नहीं मानता, उल्टे बुरा मनाएगा और भी दुखी हो जाएगा। तो माँ का पवित्र स्मरण कभी कम हो सकता है, उसके जीवन में जो खालीपन आया है उसको कभी वो पूरा कर सकेगा, ऐसा वो सोच ही नहीं पाता। दुख को वह पूरा का पूरा सामने देखता है, लेकिन उसको हल्का करने का कोई साधन उसको नज़र नहीं आता। तो कंधे उसके कोमल हैं, दिल नाजुक है। ऐसी हालत में किसी भी तरह के दुख का, ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, किसी भी तरह के दुख का, टेंशन का सबसे ज़्यादा नुकसान टीनेजर बच्चे को होता है। वो अपने अंदर घुलता रहता है। कठिनाई भरे जीवन में मैच्योरिटी और कठोरता आ जाती है। ऐसे लोग जीवन का संघर्ष सहज झेल लेते हैं। ऐसी मैच्योरिटी जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी डेवलप हो, ये ज़रूरी है। तो पेरेंटिंग का अगला गुर ये है कि टीन एजर के साथ ज़्यादा समय बिताओ, उसकी काउंसलिंग करते रहो, उसे जीवन के सुख दुख
सफलता असफलता, मान अपमान आदि चीज़ों के लिए तैयार करते रहो। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन है तो सुख भी मिलेंगे और दुख भी मिलेंगे, अच्छाइयाँ भी देखेंगे, बुराइयों से भी सामना होगा। कभी हम हैरान होंगे तो कभी हताश होंगे। जीवन के उतार चढ़ाव तो जीवन की सच्चाइयाँ हैं ही। उन्हें समझने, उनका एनालिसिस करने, नई सिचुएशंस के मुताबिक अपनी नई रूटीन तय करने में समझदारी है। इसमें कठिनाई तो ज़रूर होगी। जो अभाव बना है, जो खालीपन आया है, वो खलेगा भी और उसको भरने का कोई चारा नहीं है। इसलिए हमें उस अभाव के साथ ही जीना सीखना होगा। यही जीवन का सच है जो हमें अपने टीनेजर बच्चों को सिखाना है, समझाना है। कभी हमारे साथ कोई अन्याय हो जाता है या हमसे कोई भूल हो जाती है तो जीवन के उन वीक मोमेंट्स में धीरज रखकर कुछ समय जाने देना हमेशा अच्छा होता है। कुछ समय के बाद जब मन शांत हो जाए, अपमान की चोट या अपराध बोध कुछ कम हो जाए तो यह सोचना चाहिए, गिल्टी कॉन्शियसनेस कम हो जाए तो यह सोचना चाहिए कि जीवन को संवारने के लिए अब आगे क्या करें। तो बेसिक चीज़ यही है कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनकी काउंसलिंग करते रहें और उनको मैच्योर बनाने की काउंसलिंग देते रहें। अब चलते हैं अपने अगले लेसन पर। एक शहर में एक ऐसा आदमी था जो अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। हर समय किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। और एक बार शहर में कुछ दूरी पर एक महात्मा जी का काफिला रुका। शहर में चारों ओर उनकी चर्चा थी। लोग उनके पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। तो छुट्टी वाले दिन वो भी सवेरे सवेरे उनके काफिले के पास, उनके तंबू के पास पहुंच गया। पर उस वक्त भी इतनी लंबी लाइन थी कि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद उसका नंबर आया। तो वो बाबा जी से बोला, बाबा जी मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी दफ्तर का तनाव होता है, कभी घर में अनबन हो जाती है, कभी सेहत को लेकर के परेशान होता हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मेरी समस्याएं ख़त्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा आज बहुत देर हो गई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कल दूंगा, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए तुम क्या मेरा एक छोटा सा काम करोगे? वो बड़े उत्साह से बोला, हाँ हाँ बाबा जी, क्यों नहीं, आप जो सौंपेंगे काम मैं खुश होकर करूँगा। अब बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो। जब सारे ऊँट बैठ जाएं तो तुम सो जाना। ये कहकर वो अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा जी ने उस आदमी से पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? वो बड़ा दुखी होकर बोला, कहाँ बाबा जी, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को बैठा नहीं पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। तब उन महात्मा जी ने मीठे स्वर में कहा, बेटा, कल रात तुमने एक्सपीरियंस किया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश कोई दूसरी खड़ी हो जाएगी। जब तक जीवन है समस्याएं तो रहेंगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो उस सज्जन ने बाबा जी से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। देखो कल रात क्या हुआ, कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। दूसरे कई ऊँट तुमने अपनी कोशिश से बैठा लिए, लेकिन बहुत से ऊँट ऐसे भी थे जो तुम्हारी बहुत कोशिशों के बावजूद नहीं बैठे। और बाद में तुमने ये भी देखा उनमें से भी कुछ ऊँट बैठ गए। समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपनी कोशिश से हल कर लेते हो, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, ठीक समय आने पर वो खुद ही खत्म हो जाती हैं। जीवन है तो समस्याएं होंगी। समस्याओं को एक तरफ रखो, सिर्फ उनको ही सोचते मत रहो। नींद से, चैन की नींद से सोने का यही तरीका है कि समस्याओं को लेकर के वरिड फील मत करो, उनका एनालिसिस करो, उनके कारण खोजो और उनको हल करने का प्रयास करो।
परंतु अगर तुम्हारे पास उनका हल नहीं है तो चिंता में घुलते मत रहो। जब उनका समय आएगा वो खुद हल हो जाएंगी। बिंदास जीने का यही तरीका है। नॉर्मन विंसेंट पील नाम के एक सज्जन बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। उन्होंने एक प्रार्थना की रचना की थी। वह प्रार्थना इतनी अर्थपूर्ण है, इतनी मीनिंगफुल है कि सारे जीवन का फलसफा, सारे जीवन की फिलॉसफी उसमें छुपी हुई है। और वह प्रेयर है, वह प्रार्थना है, हे प्रभु, मैं जिन चीज़ों को बदल नहीं सकता मुझे उनको सहन करने की शक्ति दीजिए। जो बदल सकता हूँ उसे बदलने का साहस दीजिए, करेज दीजिए। और इन दोनों का अंतर जानने की समझ दीजिए, विजडम दीजिए। तो हमारा चौथा मंत्र है, समस्याएं आएंगी, सभी समस्याएं हल नहीं हो सकती, पर आप बिंदास जियो। आइए अब आज के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लेसन की बात करते हैं। कोरोना के इस समय में भी हम जिंदा हैं, सेहतमंद हैं और खुशहाल हैं। क्या यह छोटी बात है? आपके हाथ पैर सलामत हैं, क्या यह छोटी बात है? आपका एक परिवार है, क्या यह छोटी बात है? और अगर यह छोटी बात नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? किसका धन्यवाद अदा करना चाहिए? आप में से बहुत से लोगों ने दिल्ली का लोटस टेम्पल देखा होगा। जब आप लोटस टेम्पल में प्रवेश करें तो सबसे पहले आपको एक बड़े हॉल में ले जाया जाता है। जब आप उस हॉल में बैठ जाएं तो आपको कहा जाता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिसको भी अपना इष्ट देव मानते हैं, आप चाहे उसे परमात्मा कहें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें, उसका स्मरण कीजिए, उसे याद कीजिए। तो आज मैं आपसे कहता हूँ कि आज आप भी उस परमात्मा का, जिसे भी आप मानते हैं, धन्यवाद दीजिए, जिसने आपके लिए अनाज बनाया, फल फ्रूट बनाया, पेड़ पौधे बनाए, रिश्ते बनाए, परिवार बनाया। अपने बच्चों को इतनी छूट जरूर दीजिए कि उनका आत्मविश्वास खत्म ना हो। अपने बच्चों को पॉजिटिव सोचने की शिक्षा दीजिए ताकि उनके जीवन में निराशा ना आए। पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल आएगा, चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आएंगी। और नेगेटिव थिंकिंग होगी तो खुशियों में भी समस्याएं ढूंढ लेंगे। इसलिए उन्हें विचारों के महत्व की जानकारी दीजिए। बच्चों के बुरे व्यवहार पर रोक लगाइए, पर उनके अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें शाबाशी भी दीजिए। आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru पर संपर्क कर सकती हैं या हमारे नंबर 6284696674 पर भी संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक, क्या सीखें, कितना सीखें, कैसे सीखें, अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस कोच पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।